नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी और आज 23 नवंबर है। दिन के 2 बज गए हैं। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार के बहुमत के बिल्कुल करीब है, या यूं कहें कि सरकार बनने जा रही है। और एक साथ 3 बड़े नेता, चाहे अजीतदा की बात करें, चाहे शिंदे साहब की बात करें, या फिर इसके अलावा आप जो नए मुख्यमंत्री के तौर पर जिसके नाम की ज्यादा चर्चा हो रही है, अगर उसकी बात करें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि होम मिनिस्टर ने लगातार तीनों बड़े नेताओं के साथ बातचीत की है। तीनों नेताओं के साथ उन्होंने जीत की मुबारकबाद दी है। और जिस तरीके से देवेंद्र भाई ने भी कहा कि सरकार बनाने के लिए जो पार्टी के बड़े नेता होंगे वो तय करेंगे, लेकिन तीनों ही गुट में, तीनों ही में, महायुति में, मतलब अजीतदा के लोग कह रहे हैं कि अजीतदा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, शिंदे साहब के लोग कह रहे हैं कि शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और देवेंद्र भाई के लोग कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन ये आला कमान तय करेगा कि सूबे का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस पर बहुत ज्यादा चर्चा तेज हो रही है। और जिस तरीके से चुनाव हुए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में राजनीति हुई, जिस तरीके से महाराष्ट्र में बयानबाजी हुई, उसने हर किसी को हैरान परेशान कर दिया। और जो नतीजे सबके सामने आए हैं उससे हर कोई हैरान भी है कि इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को, महायुति को मिल गई। और इसी का फायदा अब भारतीय जनता पार्टी के नेता उठाने में लगे हैं। लगभग अब से 1 घंटे के बाद ये तीनों बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने जीत दर्ज की है, किस तरीके से इन्होंने जीत हासिल की है, और किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया था। क्योंकि मुद्दे सभी जानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो वहां पर नारे दिए, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को बहुत मिलेगा। और तस्वीरें मैं आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाए जा रहे हैं, उनके समर्थकों के द्वारा तस्वीर लगाई गई होगी। ये महिलाएं हैं, ये महिलाएं हैं, लगातार नाच रही हैं, गा रही हैं, झूम रही हैं, जश्न मना रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा झारखंड की अगर मैं बात करूं तो झारखंड में भी जिस तरीके के नतीजे सामने आए हैं, उससे भी यह साफ है कि जो लड़ाई झारखंड में लड़ी गई थी, मुद्दे थे, बुनियादी मुद्दे थे। इनके अलावा जो तमाम हेमंत सोरेन जेल गए थे, जेल जाने से लेकर जो सहानुभूति की बात की जा रही थी, वो सहानुभूति भी काम नहीं कर पाई। हमारे साथ रांची से इस समय मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुंदन, इस समय रांची में, झारखंड में क्या माहौल है, बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, 2000 में जब झारखंड का निर्माण हुआ था, ये पहली बार होने जा रहा है कि आम चुनाव के बाद कोई सरकार रिपीट होकर आ रही है। और जहां तक झारखंड को हमेशा से लैंड ऑफ पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स कहा जाता रहा है, उस पर अब विराम लगता हुआ दिख रहा है। फौरी तौर पर मैं कुछ नाम बता दे रहा हूं जो अभी चौंकाने वाले नतीजे हैं। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी चुनाव हार गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 20,508 मतों से सरायकेला से चुनाव जीत चुके हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शाही भवनाथपुर से चुनाव हार चुके हैं। साथ ही लोहरदगा से मौजूदा वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव चुनाव जीत चुके हैं। मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जदयू के सरयू राय से काफी पीछे चल रहे हैं। उम्मीद यह की जा रही है कि अगले 2-3 राउंड में जब मतगणना समाप्त होगी तो आधिकारिक तौर पर बन्ना गुप्ता के हार की पुष्टि कर दी जाएगी। इसके साथ ही साथ कल्पना सोरेन, एक बड़ा नाम जो राजनीतिक हलकों में उभर कर सामने आया है, वह गांडे विधानसभा से चुनाव जीत गई हैं। हेमंत सोरेन मौजूदा मुख्यमंत्री अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से बहुत आगे चल रहे हैं। तो कह सकते हैं कुल मिलाकर सरकार रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है। अभी इंडी अलायंस, जो INDI गठबंधन कहा जाता रहा है, वह हाफ सेंचुरी से आगे बढ़ चुका है। और इसका एक बड़ा झटका आजसू की वजह से बीजेपी को लगा है, NDA फोल्डर को लगा है। बहुत पहले से मैं यह बात कहता आ रहा हूं कि आजसू NDA फोल्डर के लिए एक कमजोर कड़ी साबित होगा, जो अभी तय हो गया है। और डुमरी से वह नया लड़का
जयराम महतो, जिसने झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा का गठन किया था, अपने उम्मीदवार उतारे थे, उसने राज्य की मौजूदा शिक्षा मंत्री बेबी देवी को पटखनी दे दी है। जयराम महतो डुमरी से चुनाव हार गए हैं। सरफराज। ठीक है कुंदन, नजर बनाए रखिएगा, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। लखनऊ का रुख कर लेते हैं। विवेक, उत्तर प्रदेश के क्या हालात हैं उपचुनाव में? लो करिए। विवेक, आवाज आ रही है? चलिए, शायद तकनीकी खराबी की वजह से हमसे बात नहीं हो पा रही है, उनसे संपर्क साधूंगा। महेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आपकी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, और जिस बात की उम्मीद थी, मुझे तो लग रहा था कि आप स्टूडियो आएंगे तो आपके हाथ में मिठाई होगी, लड्डू होंगे। निश्चित रूप से आज वो सारे लोग जो है, जो कहीं भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा के विचारों और कहीं सिद्धांतों को कहीं सराहते हैं, कहीं उनको लगता है कि देश में एक ऐसी पार्टी है जो कहीं ना कहीं जनअपेक्षा पे खरी उतरती है, कम से कम वो काम नहीं करती है जो देश में एक विध्वंसक तत्व जो है, जो हमेशा इस ताक में रहते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं काउंटर करती है। आज उसी का कहीं परिणाम और नतीजा जो है कहीं महाराष्ट्र में आपको दिखाई दे रहा है। नमन है, वंदन है, अभिनंदन है इस जनादेश का जो आज महाराष्ट्र की जनता ने खुलकर दिया है। और ये हमें दिख भी रहा था, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के जनसभाओं में, रोड शो में जिस तरह के जन सैलाब थे, जिस तरह की लोगों की उपस्थिति थी, पब्लिक जिस तरह के सपोर्ट थे, वो निश्चित रूप से हमें कहीं ना कहीं आश्वस्त कर रहे थे कि हमारी प्रचंड जीत जो है वो निश्चित है। अब बात आ गई झारखंड की। झारखंड में देखिए, जो मैंडेट आया, जो जनादेश आया, वो स्वीकार है, वो सरमाथे है। लेकिन हम यहाँ ये नहीं कहेंगे कि यहाँ ईवीएम जो है वो कहीं खेल कर गया। हम ईवीएम के ऊपर जो है वो कहीं दोष नहीं मढ़ेंगे। ये बेशक झांसा देने में कामयाब हो गए, वहाँ भोले भाले लोग हैं, उनको कहीं झांसा देकर ये कामयाब तो होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं आपको सरफराज जी कह रहा हूँ कि वहाँ स्थिति और जो स्थिति बनी है विधानसभा की, वो त्रिशंकु है, हंग असेंबली का स्वरूप लिया है। अभी भी अगर हम बड़ी पार्टी के रूप में उभरते हैं, जो कि लगभग अभी भी 1 से 1.5 घंटा टाइम है, 10 से 12 ऐसी सीटें हैं जहाँ पे हम बहुत कम मार्जिन से ऊपर नीचे हैं। अगर हम बड़ी पार्टी के रूप में उभरते हैं तो निश्चित रूप से सरकार का दावा हमारा वहां भी होगा। अब रही बात कि सपा उत्तर प्रदेश में, कि उत्तर प्रदेश में जो हम जीते हैं, ये जीत हमारी इस एक प्रकार से उन चीजों को कहीं पस्त करती है जो कहीं तुष्टीकरण की नीति करते थे। आप देखिए, इस पूरे चुनाव में, या वो महाराष्ट्र, झारखंड और बाई इलेक्शन में, पूरे में एक नैरेटिव दिया गया, औरंगजेब को अपना हीरो तक बता दिया गया, और कहीं गैर संवैधानिक, गैर कानूनी तरीके से मुसलमानों को एक आरक्षण देने की बात अपने कागजात में, दस्तावेज में डालना, ये अपने आप में जाहिर करता है कि इस देश में एक नया नैरेटिव, एक नई चीज को गढ़ा जा रहा है, जिसके ऊपर जबरदस्त प्रहार जो है जनता ने अपने मतों के माध्यम से दिया है। ठीक है महेश भाई, मैं आऊंगा आपके पास वापस। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर लिए चलता हूं। पीयूष शुक्ला मेरे सहयोगी इस समय मेरे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, भारतीय जनता पार्टी में तो जश्न का माहौल होगा, मिठाई और लड्डू भी खूब बंटने शुरू हो गए कि अभी नहीं? बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले आपको मैंने एक तस्वीर दिखाई थी जहां पर मैं बैठा हूं मीडिया सेल की। यहां पर खुद अनिल बलूनी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, साथ में संजय मयूख जो सह मीडिया प्रभारी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव खुद यहाँ मौजूद थे, अरुण सिंह, और लड्डू लेकर आए थे। उन्होंने सभी मीडिया कर्मियों के बीच में, अपने साथियों के बीच में, मीडिया सेल के साथियों के बीच में लड्डू बांटा, जीत का जश्न जो है वो मनाया। अगर इन दोनों में से कोई आपके साथ हो तो पीयूष बात कर सकते हैं। जनता पार्टी देखिए, अब से थोड़ी देर पहले वो हमारे साथ थे, मैंने उनके 1-to-1 भी उनका किया है। मैं चाहूंगा कि अगर ऑफिस उसको प्ले करे तो आप देखिए किस तरह से वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, और उन्होंने कहा कि ये जीत कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। बिल्कुल पीयूष, एक तरीके से जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, चूंकि आप भी काफी वक्त से चुनाव को बहुत करीब से कवर करते रहे हैं, ग्राउंड पर भी रहे हैं, जिस तरह की तस्वीर हम देख रहे हैं, क्या तस्वीर ऐसी होनी थी या इससे अलग थी?
और देखिए सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र का जो चुनाव था, आप भी महाराष्ट्र को बहुत करीब से आपने देखा है और आप जानते भी हैं, वहाँ की राजनीति को भी बहुत अच्छे से आपने देखा है। महाराष्ट्र में जो शिवसेना की राजनीति थी, जो बालाजी साहब ठाकरे की राजनीति थी, उद्धव की शिवसेना उस राजनीति से विमुख हुई, और जब विमुख हुई तो जाहिर सी बात है शिवसेना के दो फाड़ हुए। और कहीं ना कहीं इस जनादेश ने एक बात तो साफ कर दी सरफराज जी कि जो जनता है वो शिवसेना के उसी स्वरूप को चाहती है, वो बालाजी साहब ठाकरे की शिवसेना को देखना चाहती है। और इसीलिए आप देखिए जो वोट शेयर से लेकर और तमाम चीजें यहाँ पर दिखाई दी और तमाम परसेंटेज यहाँ पर मिले, वो कहीं ना कहीं इस बात को साफ जाहिर करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना का जो ग्राफ है वो बढ़ा, और काफी बढ़ा। शिवसेना ने और खास तौर पे शिंदे गुट शिवसेना ने अपने आप को बहुत इंक्रीज किया। वहीं पर उद्धव ठाकरे जो कि बालाजी साहब ठाकरे की विरासत लेके चल रहे थे, पीयूष, उनको इस बार इस चुनाव में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आपके पास वापस लौटूंगा, लखनऊ चलता हूं, लेकिन उससे पहले अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता कार्यकर्ता आपके साथ हो तो उनसे जरूर बात कीजिए। मैं आपके पास वापस लौटूंगा। एक बार फिर से मैं लखनऊ का रुख कर लेता हूं। विवेक मेरे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं उसके नतीजे किस तरीके से आए, जरा आप बताएंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आप लंबे वक्त से उत्तर प्रदेश की सियासत को समझते रहे, कवर करते रहे, देखते रहे। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव के परिणाम हैं वो लगभग अब क्लियर हो गए हैं। 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आई हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी से उसकी जीती हुई 2 सीटें छीन ली हैं। इनमें से एक कुंदरकी की सीट है जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वो सीट बीजेपी को गई है। ये अपने आप में इसके परिणाम को लेकर हर कोई हैरान है। और दूसरी अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा की सीट थी जो समाजवादी पार्टी जहां से जीती थी पिछली बार, और वहां से जीतने के बाद लालजी वर्मा सांसद हो गए अंबेडकर नगर के, लेकिन उनकी अपनी ही जीती हुई सीट को वो बचा नहीं पाए। विधानसभा में वो हार गए और वो सीट अब बीजेपी के पास जाते हुए दिख रही है क्योंकि मार्जिन काफी ज्यादा हो गया है। कटहरी वही विधानसभा है जिसकी जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ऊपर ली थी और वो इसको जिता करके ला रहे हैं। तो अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि 2 सीटें समाजवादी पार्टी 2022 के मुकाबले अपनी जीती हुई वो बीजेपी को उसने लूज कर दी है। 3:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जाएंगे, वहां जश्न होगा। भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष वो भी रहेंगे और बहुत सारे नेता वहां पर रहेंगे। तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से 2 सीटें जीत ली हैं और अपनी जो 5 सीटें थी एनडीए की, जिसमें 4 बीजेपी की, 1 आरएलडी की थी, वो उसने रिटेन की है। तो बीजेपी की हर तरफ से ठीक है। विवेक, आप नजर बनाए रखिएगा, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। सैयद नासिर हुसैन साहब मुझे इस समय नजर आ रहे हैं। नासिर भाई, क्या हो गया ये? नमस्कार। निराश तो हम जरूर हुए हैं। महाराष्ट्र का जो नतीजा है हमें निराश करता है कि जहां इतनी जुल्म हो रही थी महिलाओं पे, किसानों पे, ऐसी नतीजा कैसे आ सकता है कि हमारे लिए सोचना हो। कहां हमसे कमी रह गई, कहां हम अपनी बात पहुंचाने में रह गए, ये हमें खुद से भी सोचना होगा, क्योंकि ये तसव्वुर हमने नए ख्यालात में भी सोचा था ये रिजल्ट हो। फिर भी जिस तरह से ये नतीजा आया है हम आकलन कर रहे हैं और आकलन करेंगे भी कि ये रिजल्ट तो नहीं हो सकता था जहां पे महिलाओं के साथ बलात्कार होता हो, महिलाओं के साथ सम्मान ना हो, जहां जातियों को टुकड़े टुकड़ों में बांटा जा रहा हो, मराठा समाज नाराज हो, ओबीसी समाज नाराज हो। फिर ये नतीजे कैसे आ सकते हैं? ये हमारे लिए आकलन है, सोचना है, और हम इस पे सोच भी रहे। बैठेंगे, नतीजों का हम जो भी नतीजा है उस पर हम जरूर डिस्कस करेंगे। कहाँ फिर भी झारखंड ने आज जो हमें उम्मीद दिखाई है, पर भारतीय जनता पार्टी को तमाम जगह से हार मिल रही है, सिर्फ महाराष्ट्र छोड़ दे तो वो कहीं दिख नहीं रही है। चाहे वो आप देख लीजिए आज का रिजल्ट, चाहे वो मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन हो, पंजाब में बाई इलेक्शन हो, या झारखंड की रिजल्ट हो, वो हमारे फेवर में है। और हमें पूरी उम्मीद है कि पूरी ताकत से हम फिर महाराष्ट्र में लड़ेंगे। भले आज हम बिछड़ गए, पर मुद्दे जिंदा हैं, मुद्दे वो खत्म नहीं हो गए। चाहे वो किसानों के मुद्दे हों, जो किसानों के आत्महत्याएं हैं, हम अपनी आवाज उठाएंगे। महाराष्ट्र में जितनी भी ताकत से है वो आवाज हमारे पीछे नहीं हटेगी। ठीक है नासिर भाई, मुद्दे नासिर भाई, मायूसी की जरूरत नहीं है। प्रियंका गांधी भी संसद पहुंच रही है, कम से कम वो तो खुशी है, वो तो जश्न मना लीजिए। आपको कि सिर्फ महाराष्ट्र के नतीजे छोड़ दें तो तमाम जगह आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आज निराशा का दिन है। हमारे लिए भले निराशा हो महाराष्ट्र को, मगर आप झारखंड पे आप इनसे बात करिए, वो कहां क्यों पिछड़ गए? मध्य प्रदेश की बाई इलेक्शन हो, क्यों पिछड़ गए? पंजाब का इलेक्शन हो रहा है, क्यों पिछड़ गए? कर्नाटका में बाई इलेक्शन हो रहा है, क्यों पिछड़
तो ऐसा नहीं है कि इनके लिए सेटबैक नहीं है, बहुत सारे सेटबैक, मगर महाराष्ट्र का जी हमें बहुत निराश करता है। हमने हमारी पूरी संगठन ने, शरद पवार साहब की पार्टी हो, बाला साहब ठाकरे की पार्टी, तमाम लोगों ने मेहनत की। ठीक है। जिस तरह से सुन लीजिए ना, शरद पवार के चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की अल्फाज यूज की, हाँ। सदाबाहु खोत ने उनके चेहरे की मजाक उड़ाई, फिर भी महाराष्ट्र में ऐसे नतीजे आ रहे हैं। लेकिन तो हम सोचने को मजबूर हैं, क्यों महाविकास अघाड़ी लोगों को वोटों में कन्वर्ट करने में नाकामयाब रही, ये तो सच्चाई है। ये सच्चा, देखिए इससे इनकार कौन कर रहा है, नतीजा आपके सामने है। आज बात करने का दिन नहीं, नतीजा का दिन है। नतीजा तो दिख रहा है कि हमारी वोट में वो तब्दीली क्यों नहीं हुई, कहां हमसे कमी रह गई, क्यों हम जनता तक वो बात नहीं पहुंचाए, क्योंकि इनके झूठ का एजेंडा। अच्छी बात है नासिर भाई, कम से कम आपने माना। महेश वर्मा मेरे साथ है, महेश वर्मा जी भी आपके साथ स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। सुन लीजिए ना, लाडकी बहन योजना जो झूठ का एक पैमाना था, उसको इसने यूज किया। ठीक है नासिर भाई, डायरेक्ट बेनिफिशियरी। ठीक है, मैं आऊंगा। महेश जी, कम से कम कांग्रेस अपनी हार को मान रही है, अपने जो उनके मुद्दे थे वो मुद्दे जनता तक पहुंचाने में नाकामयाब रही है। इस वजह से जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने उनको नतीजा दिया। नहीं, वो इस चीज को मान नहीं रही है कि झूठ का बाजार गर्म करो, देश के विरोध में काम करो, देश के खिलाफ साजिश करो। उनके नेता का जिस तरह का बोल विचार और जिस प्रकार से उन्होंने देश को, लाखों लोगों को जो एक आर्थिक क्षति पहुंचाई, जिस प्रकार से वो विदेशी धरती पर जाकर कुछ बोलते हैं, औरंगजेब को जब महानायक बता के वहाँ कुछ पेश किया जाता है तो उस पर मौन साधते हैं, शिवाजी का अपमान हो तो वो चुप हो जाते हैं। वहाँ अगर उनकी यही बात, आप याद करिए कि 72,000 रुपये देने की बात राहुल गांधी मध्य प्रदेश में करते थे, प्रधानमंत्री ने 2,000 की बात करी, प्रधानमंत्री के बात पे लोग यकीन किए, कहीं वहाँ पे राहुल गांधी की बात पे यकीन नहीं हुआ। आज जिस प्रकार से महाराष्ट्र की स्थिति परिस्थिति थी, उसमें जिस प्रकार से एक जहर घोलने का, या वो आरक्षण, मुसलमानों को आरक्षण देने की बात हो, या औरंगजेब की बात हो, या 15-20 एमएलए के आ जाने के बाद पूरे महाराष्ट्र का अगर 15-20 आप देखिए कि वहाँ इंडी घटक दल एक है सपा, जिसका अबू आजमी क्या बोलता है, कहता है कि भाई एक बार 15-20 एमएलए आ जाने दो मुसलमानों को, फिर हम बताते हैं कि हम क्या चीज़ है। अब इस तरह के बोल को, इस तरह के विचार को कहीं अगर काउंटर नहीं करेंगे तो देश का ताना बाना जो है, जो संविधान की स्थिति परिस्थिति है, उसको ऐसा नहीं है मेरे मित्र, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, चुनौती दे रहा हूँ आपको। अपमान किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने किया। अरे भाई, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ, आप कहिए तो आप आज न्यूज इंडिया के दर्शकों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी मैं कर दूंगा। आपके झूठ का, आपके तुष्टीकरण का, आपके विध्वंसक सोच का, देश के खिलाफ साजिश का, आप जिस प्रकार से, जिस तरह से वहां क्रिमिनल, अपराधी, अपराध, नक्सली सोच के साथ आप जिस तरह से जुड़ के आपने राजनीति करने का काम किया, वो अपने आप में दर्शाता है कि महाराष्ट्र के लोगों ने आपको क्यों करारा जवाब दिया, आपके ऊपर क्यों करारा तमाचा मारा, कारण क्या था, आप बताइए ना, दर्शकों को बताइए, देश को बताइए, समझ में आएगा आपको क्यों मिली करारी हार। एक मिनट नासिर भाई, 1 मिनट में बोलिए आप, 1 मिनट तक आपको करारी हार क्यों मिली ये बता दीजिए। आपको करारी हार क्यों मिली? हार हो जाने से मुद्दे खत्म नहीं हो गए, मुद्दे तो है ना, हार तो हार है। हार की बात मैं सम्मान करता हूँ, जनता के मैंडेट का सम्मान है, पर जो मुद्दे हैं उस मुद्दे को कैसे आप इनकार करेंगे? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज माफी मांगिए अपने बयानों के लिए? माफी आपको मांगना चाहिए। 3600 करोड़ का पुतला कैसे गिरा? क्या आपने अपमान नहीं किया महाराष्ट्र? बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान आपने नहीं किया? उसमें कहीं कार्रवाई हुई और आपके लोग शामिल मिले, अपमान नहीं किया उसमें आपके लोग शामिल मिले, आपने किया है, आपके लोग शामिल मिले, आपके सरकार में आपकी चीजों को जिस तरह से जो लोग उसमें शामिल थे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मैं आपके पास आऊंगा फाजिल साहब, आप महाराष्ट्र की राजनीति को भी देख रहे हैं, झारखंड को भी देख रहे हैं, चूंकि आपके पड़ोस का राज्य है, उत्तर प्रदेश की सियासत को भी देख रहे हैं, चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, किस तरीके से इन तमाम इलेक्शन को देख रहे हैं? सैफी भाई, 5 करोड़ रुपया पकड़ा गया आखिरी दिन महाराष्ट्र के अंदर, बंबई के अंदर, और 5 करोड़ रुपया आखिरी दिन पकड़ा गया। पूरे चुनाव में कितना रुपया बांटा गया, इसका जवाब देंगे ये? मैं वो 5 करोड़ रुपया, चुनाव आयोग को तो खत्म कर दिए ये लोग। इस देश में जो चुनाव आयोग है ये नहीं, तो बीजेपी आयोग हो गया है। इतनी चीज़ों को जब खत्म, देश जो है इस तरह की व्यवस्था को झेलने का आदि नहीं है। और नक्सली, ये लोग आदिवासियों को नक्सली कहते हैं, और नक्सली कहते हैं सारे आदिवासियों को। यही कारण है कि झारखंड के अंदर सरना कोड बिल का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बना, और सरना कोड बिल के नाम पर आज जनादेश दोबारा, कभी झारखंड के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ
कि कोई दोबारा चुन के आवे मुख्यमंत्री, लेकिन आज उन सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए झारखंड के लोग सरना कोड बिल के पीछे बीजेपी भाग जाती है। जातीय जनगणना की बात करो तो ये छिप जाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करो तो इनको बुरा लगने लगता है, आदिवासी की बात करो तो इनको बुरा लगने लगता है, पिछड़ी जाति की बात करो तो इनको बुरा लगता है। और जब 5 करोड़ रुपया इन्होंने बांटा, और आज महाराष्ट्र के लोग, सुनिए, आज महाराष्ट्र के लोग नाश्ता नहीं किए सुबह से, नाश्ता इसलिए नहीं किए कि महाराष्ट्र के लोग इस सदमे में हैं कि हम लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो ये जीत कैसे गए। ईवीएम जब तक रहेगा तब तक ये जीतेंगे। आप जैसे लोगों को करारा जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि आप वो लोग हैं जिस 5 करोड़ की आप चर्चा कर रहे हैं। 5 करोड़ नहीं पकड़ा गया, बता दीजिए आपकी नहीं पकड़ा गया। उसके ऊपर नहीं, 5 करोड़ पर सफाई देंगे आप? मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, सफाई 5 करोड़ रुपया जब आखिरी दिन बांटा गया, कानूनी तो पूरे चुनाव कितने दिन बांटा गया और चुनाव आयोग संज्ञान नहीं ले रहा है। फाजिल भाई, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। इस समय न्यूज रूम से मेरे सहयोगी ओम प्रकाश भी जुड़ चुके हैं, जो लगातार लंबे वक्त से हिंदुस्तान की राजनीति के नेताओं के चुनाव के तौर तरीकों को, उनकी चीजों को बाखूबी जानते हैं। ओम प्रकाश, लगातार आप इस तरीके से चुनाव को देखते रहे हैं, कवर करवाते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से चुनाव हुआ है, क्या आपको उम्मीद थी कि इस तरीके के नतीजे हम सबके सामने होंगे? देखिए सरफराज, बहुत साफ है कि आज के नतीजों से दोनों पार्टी खुश हैं। वैसे तो कांग्रेस को भी अलायंस के साथ एक सरकार मिल गई, बीजेपी जाहिर सी बात है खुश है, लेकिन इसके मायने हैं। मायने क्या है? भाजपा ने जो अपने सहयोगियों के साथ महाराष्ट्र का रिजल्ट लिया है, उसमें 50% के करीब मत प्रतिशत बीजेपी के पास है। ये बहुत बड़ी बात है कि वोटरों ने 50% से ज्यादा मत भाजपा को दे दिया है। शरद पवार जैसे दिग्गज नेता आज के रिजल्ट के हिसाब से तो खत्म हो गए। हालांकि वोट शेयर उनका कम नहीं है। अजीत पवार को जितना वोट शेयर है 12% के करीब, शरद पवार के पास भी 10% के करीब वोट शेयर है, लेकिन वोट कैलकुलेट नहीं हो पाया, टर्न, वो जो नंबर है उसमें टर्न नहीं हो पाया। जबकि झारखंड में जहां बीजेपी ने पूरी दम लगाई थी, अपने तेज तर्रार सारे नेताओं को लगाया था, मतलब हेमंत बिश्वा शर्मा बहुत तेज और कद्दावर नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान को काफी लंबा एक्सपीरियंस है, इन सब लोगों के खड़े होने के बावजूद और वोटरों को एकजुट करने की सारी रणनीति को लगाने के बावजूद झारखंड की हार ये बताती है कि कहीं ना कहीं वहां भी चूक गए। जो वोटर है वो वोट देने नहीं आया, जो उनके एकजुटता की जो मुहिम थी वो लास्ट में जाकर रुकी है। तो सरफराज, कहीं ना कहीं ये दोनों चुनाव दोनों पार्टियों को ये बता रही है कि भाई अपने गिरेबान में झांक के देखो कहां गड़बड़ रह गई है। हालांकि दोनों पार्टियां आज खुश हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे दिखी इस दौरान कि शरद पवार जैसे लोगों का खत्म होना, उद्धव ठाकरे जैसे लोगों का, बाला साहब की जो विरासत है वो उद्धव ठाकरे के हाथ से यानी निकल रही है। ये विरासत कहीं ना कहीं दिख जो रहा है कि शिंदे के पास जा रहा है। ओपी जी, एक चीज और मेरे जहन में आ रही है, साल 1995 के बाद से सबसे ज्यादा वोटिंग महाराष्ट्र में हमने देखी है, क्योंकि उससे 1995 के बाद से इतनी जबरदस्त वोटिंग महाराष्ट्र में कभी नहीं हुई है। इसके पीछे की वजह आप क्या समझते हैं? देखिए, वहां इनकी मुहिम काम कर गई, जो मुहिम झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की झारखंड में काम कर गई, वो अपने वोटरों को मतदान केंद्र तक लाने में सफल रहे। महाराष्ट्र में वही रणनीति बीजेपी, शिंदे और अजीत पवार की काम कर गई। उनकी आपस की लड़ाई जो वो दिखा रहे थे कैमरे पे कि कोई बोल रहा है हम एक है तो सेफ है या कटेंगे तो बटेंगे, एक कह रहा है कि नहीं नहीं साहब हम इस एजेंडा पे नहीं है, तो वो अपने वोटरों को लाने में सफल रहे। लेकिन दूसरे पार्टी, दूसरे लोग इसमें चूक गए हैं। इसका बहुत ही क्लियर और साफ मतलब है, और ये देश की राजनीति पे बहुत असर करने वाला भी है सरफराज। हाँ, महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में क्यों पिछड़ गई? ऐसी कौन सी वजह रही जिसके चलते कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टी महाराष्ट्र में गुल नहीं खिला पाई? देखिए, जो अभी जो बहुत प्रिलिमिनरी जो समझ में आ रहा है कि सिर्फ 30 से 33% वोट ले आई है महाविकास आघाड़ी, जो गुट है, जिसमें उद्धव ठाकरे, जिसमें कांग्रेस और जिसमें सभी लोग थे। जबकि दूसरे दल ने जो सरकार बनाने जा रही है 50% के करीब वोटरों को अपने पास लिया है। यानी आप अपनी बात को पहुंचा नहीं पाए, आप अपने लोगों को एकजुट नहीं कर पाए। दूसरा, जो एक मुहिम चला
उसमें आप पिछड़ गए, यानी आपके वोटर आपकी बात नहीं मान पाए। उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व, बाला साहब ठाकरे का जो हिंदुत्व था वो उद्धव ठाकरे के साथ कंटिन्यू नहीं किया, यानी शरद पवार के वोटर्स उनके साथ नहीं रहे। यानी कांग्रेस विदर्भ में लोकसभा में जहां डंका बजा रही थी वहां अब बाजी पलट गई है। ठीक है। तो लोकसभा के चुनाव के बाद जो कांग्रेस, जो उद्धव ठाकरे, जो अजीत शरद पवार के लोग खुश थे, वो इस बार खुशी उनकी पलट गई। ठीक है ओपी जी, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश की तरफ आते हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, ऐसी सीट मुरादाबाद की कुदर की जहां लंबे वक्त से हाजी रिजवान वहां पर समाजवादी पार्टी के थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। कुछ और जगह पर भी ऐसी चीजें, ये क्या सिनेरियो हो रहा है भारत की राजनीति में? एक है तो सेफ है और कटेंगे तो बटेंगे, बहुत साफ। जो इनका ये मुद्दा है ना, झारखंड में ये अपनी बात को समझाने में असफल रहे सैफी जी, लेकिन यूपी में, महाराष्ट्र में इनकी ये बात चल गई और इनकी बात लोगों तक पहुंच गई। झारखंड में क्यों चुके, ये एक सब्जेक्ट है जिस पे बीजेपी रिसर्च करेगी। क्या वाकई वहां रोहिंग्या की संख्या बढ़ गई है? क्या वाकई वहां पे वोटरों के नाम पे गड़बड़ हुई है? जो परसेंटाइल दिख रहा है कि साहब वो 11%, 16%, 21%, क्या क्या वाकई ये वोटर्स बंगाल की तरह 30% और 35% तक पहुंच गए हैं? ये वाकई एक सब्जेक्ट है जिसको देखना होगा और नजदीक से समझना पड़ेगा। चलिए झारखंड की हम बात कर लेते हैं। जो झारखंड में चुनावी मुद्दे रहे हैं, बांग्लादेशी, घुसपैठी, आदिवासी, डेमोग्राफी का और तमाम तरह के ऐसे मुद्दे वहां पर रहे हैं। जेल वाला मुद्दा रहा है जो बहुत ज्यादा गरमाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार केंद्र में है, बीजेपी के जो तमाम मंत्री भी हैं झारखंड से, सांसद भी हैं, तब ये मुद्दा वहां क्यों नहीं रुक रहा? नहीं, बिल्कुल बहुत करेक्ट बात है। क्योंकि बॉर्डर पे वहां पे नेता जाके लगातार बोल रहे कि रोहिंग्या मुसलमान बढ़ गया, बांग्लादेश घुसपैठिए बढ़ गए, उनको रोकने की जिम्मेवारी किसकी है? जाहिर सी बात है, झारखंड पुलिस तो बॉर्डर पे नहीं है, बिल्कुल। बॉर्डर पे वेस्ट बंगाल पुलिस नहीं है, बिल्कुल। बॉर्डर पे बीएसएफ ही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो सीधे सीधे केंद्र सरकार के अंडर में है। तो जिम्मेवारी भी जिसकी है उसको ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि साहब मेरे रहते ये चीजें हो रही हैं। जिस बात को दूसरे लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा और अपनी बात को समझाया। और सबसे बड़ा मुद्दा दूसरा जो स्थानीय, हाँ यस, दूसरा जो स्थानीय मुद्दे थे और जो बीजेपी के अंदर जो कलह था, जैसे जयराम महतो ने बहुत बड़ा डेंट किया है बीजेपी को। बीजेपी इस बात को शायद समझते हुए, उसको 10 दिन बीत गए चुनाव में, प्रचार में, तब उनके नेताओं को एहसास हुआ कि यार जयराम महतो वाकई ये गड़बड़ चैनल गड़बड़ हो गया। उनके लोगों ने उनको ज्यादा डेंट दे दिया। जयराम महतो की वजह से ही मैंने, आप मानो कि 15-16 सीटें आज इंपैक्ट कर रही है बीजेपी, उसकी वजह से प्रभावित हो रही है। इसके अलावा वहां जो नेताओं के अंदर के खींचतान है, आप जानते हैं वहां पे कितने गुट हैं, अर्जुन मुंडा गुट, बाबूलाल मरांडे गुट, रघुवर हालांकि गवर्नर हो गए, लेकिन सबके अपने अपने पॉकेट से, सबके अपने अपने। दूसरा चंपई सोरेन का आना बहुत लोगों को खटका कि चंपई सोरेन आने के बाद जेएमएम के लोग ही राज करेंगे बीजेपी के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं जो बीजेपी बाद में इसको देखेगी। मुझे लगता है कि सरकार जेएमएम बनाने में सफल हो गई, लेकिन इसमें चूक बीजेपी की तरफ से भी अच्छी रही। एक सवाल और लेता हूं, फिर आपके पास वापस आऊंगा ओपी जी। जिस तरीके से वहां पर जो स्थानीय मुद्दे थे वो तो हावी थे, लेकिन हेमंत सोरेन का जेल जाना क्या झारखंड की जनता में सहानुभूति भरी है? बिल्कुल। गुरुजी जो उनके फादर हैं, आप सैफी जी खुद रिपोर्टिंग में, जर्नलिज्म में 20 साल से ज्यादा से हैं, आप समझते हैं कि गुरुजी जो उनके फादर हैं, जिनको नीक नाम गुरुजी कहते हैं शिबू सोरेन को, उनका जो अपना अपील है, उनके जो अपने वोटर्स हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव का बिहार में अपना वोटर्स है, वो चाहे सरकार में हो ना हो वो वोट काट ले जाते हैं, शिबू सोरेन के साथ भी वैसा ही है। बिल्कुल उनका वोटर उनके साथ इंटैक्ट है और इस बार भी वो वोटरों ने बता दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जेल में जाओ, करप्शन की बात हो, प्रूफ में चाहे जो हो, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। और ये रिजल्ट में तब्दील भी हुआ है। यही बात, यही मैं बार बार कह रहा हूं कि उनके वोटर्स आ गए, उनके वोटर्स ने वोट कर दिया, दूसरे लोगों ने अपने वोटर्स को मतदान केंद्र तक नहीं ला पाए। बिल्कुल ओपी जी, बहुत सटीक और शानदार जानकारी दी है। चूंकि लंबे वक्त से आपने इनपुट पे काम किया और बहुत सारे रिपोर्टर्स से बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, और ये अच्छी बात है कि महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश, झारखंड तक हिंदुस्तान की राजनीति को आप बहुत करीब से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर लिए चलता हूं, पीयूष मेरे साथ है। पीयूष, बात करिए, कौन नेता आपके साथ हैं, क्या कुछ कह रहे हैं इस जीत को लेकर?
देखिए, एक नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, पैनलिस्ट हैं, और एक सबसे बड़ी बात है सैफी जी की इस बार के चुनाव में नारों का बड़ा बोलबाला रहा, और एक नारा ऐसा ही लेकर ये यहाँ पर खड़े हैं, एक है तो सेफ हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरफ फोटो, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान कमल, और बीच में है राम मंदिर। और नीचे की लाइन सबसे दिलचस्प है, क्योंकि अब अगला चुनाव दिल्ली का है, अब दिल्ली की बारी है। मतलब एक है तो सेफ हैं, अब दिल्ली की बारी है, यानी ये नारा अब दिल्ली में भी गूंजेगा, क्योंकि अब आने वाले दिनों में दिल्ली की विधानसभा का चुनाव है। क्या चीज़ है सुरेंद्र जी, बताने की क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, अब ये नारा जो है, जो महाराष्ट्र से शुरू हुई थी, ये पूरे देश की नारा है। अगर हम सब पूरे देशवासी अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और देश का विकास होगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मकसद है वो देश का विकास करना, प्रदेश का विकास करना, समाज का विकास मतलब दिल्ली में भी एक है तो सेफ है। हाँ, बिल्कुल ये नारा चलेगा, और इस बार आप देखेंगे कि दिल्ली में भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको सैफी जी दिखाऊं तो यहाँ पर प्रधानमंत्री के आने को लेकर जो तैयारी है सुरक्षा की, वो शुरू हो चुकी है। सुरक्षा की ब्रीफिंग शुरू हो चुकी है। शाम के 7 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर रेलिंग्स को बनाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस रूट को बनाना जिस रूट से वो आएंगे, और उस पूरी तैयारियां, पुलिस द्वारा वो पूरी ब्रीफिंग, ये सब कुछ यहाँ पर चल रही है। और आपको दिखाऊं, यही वो रोड है जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचते हैं तो यहीं पर दोनों तरफ भीड़ का हुजूम होता है। बीच में वो ओपन गाड़ी से आते हैं, लोगों का अभिवादन करते हैं और अभिवादन स्वीकार करते हुए पार्टी दफ्तर के भीतर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से मंच की सज्जा की तैयारी यहां पर कर ली गई है। ये मंच है और आज की जीत के जश्न का ये बड़ा मंच है। और आप देखिए इस मंच की अब तैयारी जो है वो अंतिम चरणों में है। पीयूष, जीत के जश्न को लेकर ओपीजी भी कुछ सवाल कर रहे हैं आपसे। पीयूष, आप इतने दिनों से भाजपा कवर कर रहे हो, आपने दिखा दिया कि मोदी जी आएंगे और शाम के जश्न कैसा होगा। काम की बात 2 लाइन में बताओ कि सरकार किसकी, मुख्यमंत्री कौन होगा महाराष्ट्र की, क्या चर्चा है भाजपा में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में चर्चाएं तो कई सारे नामों की होती रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो बैठक करेगा। उसके बाद चूंकि सहयोगियों को साथ लेकर ये चुनाव लड़ा गया था तो जाहिर सी बात है सहयोगियों की तरफ से भी मंत्रणा होगी। और सबसे बड़ी बात है कि ऑब्जर्वर अब आज जीत गए हैं, 1 से 2 दिन में ऑब्जर्वर तैनात कर दिए जाएंगे। वो ऑब्जर्वर वहां महाराष्ट्र जाकर बातचीत करेंगे और उसके बाद फाइनल रिजल्ट जो है नेतृत्व के पास आएगा। और फिर पीयूष, ये रूटीन अफेयर्स है, ऑब्जर्वर बनेगा। आप अपने एक्सपीरियंस पे बताइए कि किसका पलड़ा भारी है, एक नाथ शिंदे वापस आएंगे या देवेंद्र फडणवीस को चार्ज मिलेगा? आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, मैं पीयूष शुक्ला से समझना चाह रहा हूं। देखिए, ऐसा अगर मुझसे समझना चाह रहे हैं तो जिसके नाम पर चुनाव लड़ा गया और खास तौर पर ये पूरा का पूरा चुनाव जो है कहीं ना कहीं नेतृत्व जो चुनाव का था वो नेतृत्व चुनाव का एक नाथ शिंदे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2 लोगों की फोटो आप महाराष्ट्र के पोस्टर्स में देख सकते हैं। वहां से जारी हुए विज्ञापन में भारतीय जनता पार्टी और महायुति के विज्ञापनों में भी आप देख सकते हैं। आपने तो बहुत कहीं साफ ना कर कहीं दिया। अपने उस किरदार को भारतीय पीयूष ओपीजी, मुझे लगता है कि इसका सवाल का जो सही जवाब है वो महेश वर्मा दे पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर महेश नेता वर्मा हैं। की मुश्किलें हैं कि महेश जी अगर एक लाइन बढ़ गया तो फिर बीजेपी। महेश जी बता दीजिए, आप अजीत दा या देवेंद्र भाई या फिर शिंदे साहब? नहीं, आपको अगर ध्यान हो ओम प्रकाश जी और सरफराज जी कि बहुत स्पष्टता के साथ जो है हमारे गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने अपने जनसभा में ये बात कही कि एक नाथ शिंदे जी के लिए जो पार्टी ने त्याग किया उनको वो कहीं ना कहीं त्याग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये स्पष्ट है, वहाँ से ये संकेत मिल गए थे कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा नहीं है। और ओपीजी, और महायुति की सरकार बनेगी कहता है तो अगर उस कहता है वो फॉलो करना पड़ेगा, यानी एक नाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन मैं बताऊं, बड़ा दिलचस्प है पीयूष, आप भी समझिए। 18 तारीख को एक जनसभा थी नागपुर के पास, सरोवर के पास, और वहां पर आशीष देशमुख हैं बीजेपी के प्रत्याशी, आज जीत गए वो।
आशीष देशमुख की सभा में देवेंद्र फडणवीस ने बकायदा अनाउंस किया कि आप आशीष को जिताइए, मंत्री मैं बनाऊंगा। यानी देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट किए, जिस तरीके से उन्होंने प्रॉमिस किया लोगों के सामने, मैंने वो वीडियो भी देखा और मुझे वाकई लगा कि क्या वाकई देवेंद्र फडणवीस को इशारा कर दिया गया है कि अगर हम सबसे बड़ी पार्टी हुए, और चूंकि आप देखो उनको 32% से ज्यादा वोट आए हैं बीजेपी को अकेले, जबकि दोनों को मिलाकर यानी शिवसेना और एनसीपी अजित पवार को मिला के भी इतने प्रतिशत नहीं है, यानी सबसे ज्यादा वोटर भाजपा के पास है। और इसके मायने हैं, इसके मतलब है कि 50% पद आए, उसमें से सिर्फ 32% से ज्यादा बीजेपी के पास है। तो कहीं लास्ट में बीजेपी का मन न बदले, मैंने इसलिए सवाल पूछा था। पीयूष जवाब दे दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी का मन बदले ना बदले, लेकिन सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी इस बार 19 वाली कोई भूल नहीं करना चाहेगी। उद्धव बनेंगे कि देवेंद्र बनेंगे, इस चक्कर में उद्धव सरक गए और उधर दूसरी सरकार बन गई, फिर जोड़ तोड़ करना पड़ा, फिर सरकार नहीं बन पाई, फिर इंतजार करना पड़ा, एक लंबा वक्त बीता और दोबारा सत्ता में आए। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी, जो मेरा अनुभव ये कह रहा है कि कोई इस तरह की भूल नहीं करेगी, वो सामंजस्य बैठाने की पूरी कोशिश करेगी। 50-50 का कोई फार्मूला निकाल सकती है। ठीक है पीयूष, बने रहिए, क्योंकि आप दिल्ली दफ्तर में, मुंबई का होना भी बहुत जरूरी है। शुभम पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि दिल्ली मुंबई का कॉम्बिनेशन जब तक नहीं बनेगा तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। पीयूष और शुभम, महाराष्ट्र में जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे हैं, शिंदे साहब की वापसी होगी, देवेंद्र भाई आएंगे, या फिर अजीत दा की एंट्री होगी, क्या लग रहा है, क्या चर्चाएं चल रही है मुंबई में? देखिए, देवेंद्र फडणवीस के नाम की चर्चा यहाँ पर कोसों तक नहीं है। दूसरी बात, एकनाथ शिंदे के जो है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, तो पहली दावेदारी एकनाथ शिंदे की होती है। दूसरी तरफ अजीत पवार भी उम्मीद में लगाकर बैठे हैं कि अगर महायुति की सरकार बनेगी तो वे मुख्यमंत्री की रेस में है। आप देखिए, जिसके पास कुछ घंटे बाद तस्वीर साफ हो जाएगी किसके पास नंबर ऑफ एमएलए यानी सबसे ज्यादा विधायक किसके पास है, और क्या कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा, किन बातों को समझाया जाए। क्योंकि अजीत पवार मंत्री बनने का सपना पिछले कई सालों से देख रहे हैं, इसी वजह से चाचा से बगावत करके आ रहे हैं। तो ये बड़ा आसान नहीं होने वाला है। महाराष्ट्र में कौन बनेगा मंत्री, ये अभी लंबी कहानी चलेगी। अभी विधायक दलों की बैठक होगी, उसमें बहस होगी, तू मैं होगी। लेकिन शुभम, ओपी जी और पीयूष और महेश जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, वो तो शिंदे साहब की तरफ ज्यादा इशारा हो रहा है, और अमित शाह जी पहले ही कर चुके हैं। अच्छा, देवेंद्र फडणवीस की तरफ है। देखिए, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, तो ये पहली बात स्पष्ट हो जाएगी कि शायद अगर महायुति की सरकार बनेगी तो एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस के नाम की चर्चा उस वक्त नहीं। अजीत पवार ख्याली पुलाव खिला के बैठे हैं कि अगर सीटें ज्यादा आई तो भाई हम भी सीएम पद के दावेदार हैं, हम भी मराठा नेता हैं, हम भी कई बार ज्यादा विधायक रह चुके, हमें भी सारे मंत्रालय पता है। तो अजीत पवार भी अपनी बातों को रखेंगे जरूर कि भाई सीएम हमें बनाइए, 2.5 साल आपने जनाई, अब ऐसा कोई मामला तय करके भाई मिठाई बांटी गई, पोस्टर वोस्टर लगने शुरू हुए कि शिवम अभी नहीं? देखिए, पोस्टर तो बारामती में कल से लगने से हो चुके भावी मुख्यमंत्री के, और अजीत पवार की पार्टी के जो कई नेता है वो भी ये कहते आ रहे हैं कि अजीत पवार मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो आप देखिए, अब देश तो आपका आकर महायुति में फंसते हुए जा रहा है। भले ही चेहरे है, लेकिन इन्हें भी पता है कि मुख्यमंत्री बनाना इतना आसान नहीं है। शुभम, आप मुंबई में रहते हैं, आप मुंबई को नजदीक से समझते हैं, वहां के कार्यकर्ताओं को भी देखा है। आप बताओ, शिवसेना कोई उद्धव ठाकरे के साथ है भी शिवसैनिक, या फिनिश हो गए? देखिए, उद्धव ठाकरे के साथ जो खेमा था वो फिलहाल मौजूद है, लेकिन उद्धव ठाकरे की परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज की बात, उसमें भी इजाफा हुआ है। उनके साथ ही कई सारे विधायक जो है चुनकर आए हैं, जिन्होंने अपना मौका दिया, आश्वासन दिया। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि उद्धव ठाकरे अकेले हो चुके हैं और उनके पास कोई नहीं है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अब ये बात पूरी से स्पष्ट हो चुकी है कि शिवसेना एकनाथ शिंदे की रहेगी। आपको जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़े, जो जीत का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, ये माना जा रहा है कि अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना उनके पास रहेगी। और शिवसेना ने जो दमखम दिखा, जो बेहतरीन प्रदर्शन दिखा है, अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि आने वाले समय में तस्वीर और बदलेगी, और कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, जब और भी विधायक और भी एमएलए क्या देखना शिंदे के पास। शुभम, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। हमारे पास 2 ओम प्रकाश हैं इस समय, ओपी 2 न्यूज रूम में। ओपी जी, आप भी आइए, जरा बताइए कि
आप लगातार ऑफिस के अंदर रहकर लगातार काम कर रहे हैं और एक के बाद एक ऑफिस में रहकर तैयारी कर रहे थे। आपको किस तरीके से लगा? ओम प्रकाश जी जरा पूछिए ओपी जी से। अभी ओपी जी के पास वापस आते हैं। इससे पहले आप पीयूष से बात कर लो। इससे पहले आप पीयूष से बात कर लो। चलिए, पीयूष के पास कुछ और जानकारी होगी। चलिए पीयूष के पास भी मैं जाऊंगा। पीयूष, आपके पास क्या जानकारी है? किस तरह की तैयारी है, किस तरह के नजारे आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगे? माइक देखिए, बिल्कुल आपको मैं भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में हूं और धीरे धीरे करके आने की जो तैयारी है वो अपना अंतिम रूप ले रही है। क्योंकि चर्चा इस वक्त जो है वो आखिर सीएम कौन बनेगा। जीत का जश्न तो होगा ही आज शाम को, लेकिन सीएम कौन बनेगा महाराष्ट्र का, ये बड़ी चर्चा है। और ये चर्चा इसलिए है क्योंकि वहां पर आपका जो गठबंधन था उसने भी जीत दर्ज की है, आपने भी जीत दर्ज की है। एकनाथ शिंदे किन परिस्थितियों में बने थे सरफराज जी, ये आपको भी विगत है, आप भी जानते हैं। वो रात भी आपके साथ ही लाइव पर मैं था, लाइव चैट पे था न्यूज इंडिया में ही, जब उद्धव ठाकरे ने अपना इस्तीफा दिया था और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और वो सबसे पहले आपने ही ब्रेक किया था उस खबर को। तो हो सकता है इस बार भी ये मौका आप ही के पास आए कि सबसे पहले आप ही ब्रेक करें कि आखिर महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री है वो कौन बनेगा। और एकनाथ शिंदे होंगे या देवेंद्र फडणवीस होंगे। ये तो न्यूज इंडिया का इतिहास रहा है कि जब भी कोई खबर होती है तो सबसे पहले न्यूज इंडिया की टीम ही ब्रेक करती है चुनाव में। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने वाली थी तब हम ये चैनल लॉन्च कर रहे थे। उस समय सबसे पहले खबर हमने ही ब्रेक कर दी थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे। बिल्कुल मुझे याद है और इस बार भी ऐसा ही कुछ मौका दोबारा न्यूज इंडिया की इस पूरी टीम को मिलेगा। आप याद करिए 2019 का महाराष्ट्र का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी का यही दफ्तर है, यही वो जगह है और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की जीत पर लोगों को संबोधित किया था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या था ये सबको पता है। महाराष्ट्र में कैसे भारतीय जनता पार्टी और शिंदे शिवसेना गुट के बीच में सरकार बनती है, कब बनती है, किन परिस्थितियों में बनती है, ये भी पता है। इस बार के चुनाव का रिजल्ट वो भी इसी तरह से है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पर है, उसके बाद शिंदे शिवसेना, इस तरह से अन्य आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो जाहिर सी बात है शिंदे शिवसेना के नाम पर मुख्यमंत्री की घोषणा हुई, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, चुनाव लड़ा गया और उस चुनाव में भी एकनाथ शिंदे ही चेहरा रहे। पीयूष, सुबह से आप लगातार वहां काम कर रहे हैं, क्योंकि खाना भी खा लीजिए आपको और देर रात तक मेहनत करनी है अभी वहां पर। मैं आपके पास वापस लौटूंगा, आप खाना खाइए, तब तक हम आपको ब्रेक देते हैं क्योंकि शाम तक मेहनत करनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे, उससे लेकर तमाम बातचीत करेंगे। फाजिल साहब, ये जिस तरह की सियासत हो रही है 2014 से, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझ पा रही हैं, आखिर क्यों? देखिए, हमारा देश एक विश्व का बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया भर में हमारी संस्कृति को माना जाता है। हम लोग विपक्ष को पूरा स्पेस देते थे और इस देश में संविधान भी विपक्ष को स्पेस देता है। लेकिन जिस तरह से पैसे बांटना, संस्थाओं को ख़त्म करना, सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाना, चुनाव आयोग को बिल्कुल कमज़ोर कर देना, अपनी मनमानी करना, ये सब चीज़ें अभी देश जो है इतना बोझ उठाने लायक नहीं है। हम लोग लगातार 70 जब से संविधान लागू हुआ, संविधान को बिल्कुल दायरे में रख करके कभी भी किसी पार्टी ने यहाँ शासन किया। लेकिन इस तरह से अनार्की फैला देना कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ हम एजेंसियों को पीछे लगा देंगे, और पैसे बांटना, 5 करोड़ रुपया पकड़ा गया और पूरे चुनाव में कितना पैसा इन्होंने बांटा कुछ उसका आंकड़ा नहीं है। ठीक है फाजिल साहब, सबसे बड़ी बात चूंकि मेरे पास वक्त की कमी है। हाँ, आयोग कोई काम ही नहीं कर रहा है विपक्ष के लिए। और जब कोई आदिवासी अपनी बात कहता है तो इसको ये नक्सली कहते हैं, ड्राइवर जब अपनी बात कहता है तो उसको ये खालिस्तानी कहते हैं, जब कोई किसान अपनी बात करता है तो उसको ये पाकिस्तानी कहते हैं। इस तरह से देश जो है, भले ये सरकार बना लेना अगर इनका लक्ष्य है, मैं आपसे जरूर डिबेट करूंगा। ये बहुत लंबी बहस है, इस पर हम घंटों मुलाकात बातचीत कर सकते हैं। आज एक तस्वीर न्यूज इंडिया के लिए भी बड़ी खास है। दो हमारे पास ओपी नजर आ रहे होंगे आपको स्क्रीन पर, ये दोनों ओम प्रकाश हैं। एक इनपुट के माहिर है, एक आउटपुट के माहिर है, और दोनों ओपी आपको स्क्रीन पर दिखे। हालांकि ऐसे बहुत कम मौके होते हैं जब हमारी टीम एक साथ एक स्क्रीन पर होती है। ये
न्यूज इंडिया की खुशकिस्मती है कि तमाम जो बड़े लोग हैं एक साथ स्क्रीन पर है। और मैं सैफी जी आपको बताऊं कि ओपी जी ने मुझे लगातार ये बात बताई है कि झारखंड में बीजेपी अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाएगी। इनका पहले दिन से ये मानना था कि महाराष्ट्र में ये लोगों को जरूर ले आ पाएंगे, सरकार बना लेंगे, लेकिन झारखंड ओपी जी ने में मुझे भी एक बात बताई थी कि महाराष्ट्र में जो सियासत चल रही है वहां खेला अलग तरीकों का होगा। मुझे लगता है इनके पास ज्यादा मसाला है। जानकारी थी। ओम प्रकाश जरा बताइए कि जो महाराष्ट्र की सियासत है, तमाम मुद्दे, महायुति, महाअघाड़ी, जोड़ तोड़ की राजनीति, बयानबाजी, नारों का दौर, क्या वहां के वोटरों को समझने में महाअघाड़ी को थोड़ी गलती होगी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है वो पहले से ही जो वहाँ बीजेपी ग्राउंड लेवल पर काम कर रही थी और जो खासकर ग्रामीण इलाकों में जो आपको नतीजे दिख रहे हैं वहाँ पे बीजेपी ने कमाल किया है। वहाँ पे लोगों को ये लग रहा था कि ये जोड़ तोड़ बहुत चल रहा है, बहुत बीजेपी को आगे आना चाहिए, उनका मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और ये जो मैंडेट है लोगों का ये कहीं ना कहीं उसी तरफ इशारा कर रहा है कि इस बार कमान जो है बीजेपी को मिलना चाहिए। ग्राउंड लेवल पर जितने भी वहाँ के पत्रकार थे या जितने लोग वहाँ से आ रहे थे उनसे बातचीत जो हो रही थी वो यही कह रहे थे कि लोग चाह रहे हैं कि बीजेपी, कई लोग तो यहाँ तक कह रहे थे शुरू में ही कि बीजेपी को यहाँ पर अपने दम पे ही चुनाव लड़ना चाहिए, गठबंधन नहीं करना चाहिए। अगर बीजेपी अपने दम पे चुनाव लड़ती तो हो सकता है ये नतीजे और बेहतर होंगे। और उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश जी, उत्तर प्रदेश की सियासत को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश का तो सिनेरियो पूरी तरीके से बदलता ही जा रहा है। समाजवादी पार्टी जहां विधानसभा चुनाव में काफी ज्यादा वोट हासिल कर पाई, उसके बाद में अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे आपने देखा उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, लेकिन उपचुनाव में मुस्लिम गढ़, वो भी मुरादाबाद का कुंदरकी, वहां पर उसका हारना हाजी रिजवान का, ये क्या इशारा कर रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जो हैं मुख्यमंत्री, उनका बहुत प्रभाव है। लोग कहीं ना कहीं देखिए वो वोट पोलराइज कर लेते हैं। जहां भी इस बार उन्होंने भले ही वो नारा महाराष्ट्र में दिया बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन उसका असर जो है उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है। उन्होंने वोट को पोलराइज करने में और हिंदू वोट को एकजुट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और शायद यही है कि जो उनका प्रशासन है, लोग कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के राज में जो बाहुबलियों की ताकत हो जाती है या लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रॉब्लम होता है वो कम से कम योगी के सरकार में नहीं है। इसलिए लोगों का एक रुझान जो है वो योगी की तरफ हो रहा है। और जो नतीजे आ रहे हैं, देखिए नतीजे, इसको आप ये सेमीफाइनल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये नतीजे अभी इशारा कर रहे हैं कि अभी भी अगर इंडिया गठबंधन है, अगर यूपी में उसको चुनाव, अगले जो विधानसभा चुनाव होंगे 27 में, अगर वहां तक उसका सफर तय करना होगा तो ग्राउंड पर बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि बीजेपी अभी भी मजबूत पकड़ के साथ ग्राउंड पे डटी हुई है। अच्छा सैफी जी, मैं अभी आपको रोकूंगा। रांची से हमारे सहयोगी कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन से समझना चाहता हूं कि ऐसा क्या हुआ था कि 65% मतदान के बाद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा इतनी बड़ी पार्टी बनके उभर गई और बीजेपी चूक गई। चूंकि पहले यह लगता था कि अगर 60% क्रॉस करा, 60% अगर वोटिंग परसेंटेज क्रॉस किया तो शायद जेएमएम को वापस आना मुश्किल होगा। कुंदन जी, देखिए ओम प्रकाश जी, ऑफ द रिकॉर्ड आपसे भी जो बात हुई थी और जिस बात को लेकर मैं आशंका जता रहा था, जो 65% से ऊपर जो मतदान हुए हैं, आप देखेंगे वहां पर मतदान प्रतिशत जो रहा है उसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा रही है। खास करके संथाल परगना के इलाके की बात करें, जहां पर रोहिंग्या मुसलमान या शरणार्थियों की बात आती रही है, वहां पर ये इस बात की चर्चा रही कि मैया योजना ने ग्राउंड जीरो तक जाकर अपनी पहुंच बनाई। इसके साथ ही साथ जिस बात की चर्चा अभी तमाम पैनलिस्ट कर रहे थे, उसमें एक बात मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसने इस मौजूदा चुनाव में 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ चुनाव लड़ा। सबसे पहला नाम अगर मैं शुरू करूं तो बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, वधु कोड़ा और चंपई सोरेन। इन 5 मुख्यमंत्रियों के बीच में कहीं से भी कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिला। ऐसे बहुत कम मौके मिले जिन मौकों पर एक मंच पर ये कम से कम 3 मुख्यमंत्री एक साथ दिखाई दिए हों। ठीक है कुंदन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोनों ओम प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 2 खास मेहमान मेरे साथ हैं, उनसे एक सवाल ले लेता हूं। फाजिल साहब, जिस तरह की सियासत अब बनेगी,
हार का ठीकरा फोड़ा जाएगा, तमाम तरह की बातें होंगी, दावे होंगे, उसको क्या लगेगा? देखिए सैफी भाई, अमेरिका जैसे बड़े देश में जहाँ जो कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी हाई है उनकी, वो लोग बैलेट से इलेक्शन कराते हैं। ठीक है। आज देश की जनता इस बात को, हम लोग महाराष्ट्र में भी घूम रहे थे और यूपी में भी लोग, जहाँ भी इलेक्शन में आप जाइए, पिछले 10 साल के अंदर जब भी हम लोग किसी चुनाव में जाते हैं तो जनता कहती है कि अरे आप लोग क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हैं, वो ईवीएम का खेल है, आप लोग जाइए अपने घर जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिर सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है कि जब देश की जनता ईवीएम से चुनाव नहीं चाहती है, फिर इनको इतना ईवीएम से प्यार क्यों? दुनिया में कहीं ईवीएम से हो रहा है? और अभी लोकतंत्र में सबसे बड़ा लोकतंत्र अमेरिका में इतना बड़ा चुनाव हुआ और ईवीएम से वहां चुनाव नहीं करा करके बैलेट से कराया गया। ठीक है। और इस तरह से पैसे के बांट रहे और अधिकारियों को दबा रहे, कोई जो है चुनाव आयोग संज्ञान नहीं ले रहा है, किसी भी तरह की कोई इनके खिलाफ कोई बात होती है। और जिस तरह से धर्म का इस्तेमाल, मेरे पास वक्त की कमी है। और धर्म का, एक मिनट बस, धर्म का इस्तेमाल ये लोग खुलेआम मंच से, बड़े बड़े नेता मंदिर का नाम लेते हैं, धर्म का नाम लेते हैं। ये सब हमारी आचार संहिता का उल्लंघन है, लेकिन चुनाव आयोग चुप है। जब सारी चीजों को आप ध्वस्त करके केवल चुनाव जीतना आपका लक्ष्य है, देश और देश की जनता का लक्ष्य नहीं है। आखिर आदिवासी, दलित, ओबीसी, एससी, एसटी, मुसलमान भी तो इसी देश के नागरिक है ना। आप उनको, किसी को पाकिस्तानी कहते हो, किसी को खालिस्तानी कहते हो, आदिवासी को नक्सली कहते हो और किसानों को खालिस्तानी का, ये कब तक चलेगा? ठीक है महेश जी, 1 मिनट में आखिरी, अब से थोड़ी देर के बाद एक अच्छी बात ओम प्रकाश जी ने कही कि झारखंड में जो चुनाव हारने का जो उन्होंने एक कारण बताया और जिस प्रकार से वहाँ एक नैरेटिव बना कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है इन तमाम चीज़ों को जो है इकट्ठा करके भी अगर कोई चीज़ वो हासिल नहीं कर पाई जो हमें चुनाव में हासिल करना था, तो हमारा हालत वैसा नहीं है जैसे महाराष्ट्र में है। ठीक है। महाराष्ट्र में पार्टी जो है 2014 के बाद अपने बलबूते पे खड़ी हो गई। आपको मैं बताऊं, 2014 से पहले हम बैसाखी के सहारे वहां पे चुनाव लड़ते थे। ठीक है। 1985 से दो सीट लड़ते लड़ते आज देखिए हम कहीं पे 130-32 सीटों के ऊपर जाके कहीं खड़े हुए हैं। झारखंड में हुआ क्या कि जो शहरी क्षेत्र है जहां पे हमने ज्यादा वोट प्राप्त किया, ज्यादा मार्जिन से हम अपनी सीटों को जीत रहे हैं। कई सीटें हम बड़े मार्जिन से जीते, इसीलिए हमारा वोट प्रतिशत झारखंड में बढ़ा है। महेश भाई, मेरे को कमर्शियल ब्रेक के लिए जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लेकिन जिस तरीके से चुनाव हुआ है उससे तस्वीर साफ है कि अब से थोड़ी देर के बाद महाराष्ट्र के तीनों बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपके सामने आएंगे, बातचीत करेंगे। इसके अलावा शाम 7 बजे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बीजेपी के अध्यक्ष, होम मिनिस्टर से लेकर गृह मंत्री तक और प्रधानमंत्री तक शाम को 7 बजे से आसपास आपको सब नजर आएंगे और रात को 9 बजे वापस मैं आपके साथ राष्ट्रवाद लेकर हाजिर हूंगा। फिलहाल एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक।